अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर से ये जो है वो कनेक्टेड यहाँ पे चल रहा है। और लास्ट लेक्चर हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से हम यहाँ पे बात को कंटिन्यू करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिस्कस कर ली थी। कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कैसे एक्सप्लेन होती है। देन उसके बाद हमने जो है कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेसिस पे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनाते हैं हमने वो बात डिस्कस की थी। और उसके बाद फिर हमने वहां पर मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन मेटेलिक बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक की बातें जो थी वो लास्ट लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब उसके आगे से जो है वो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही काम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी ये डिस्कशन अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है और आगे नॉमेनक्लेचर का टॉपिक भी आएगा अगले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने जा रहे हैं, तो इसका आइडिया आप सब लोगों को होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या तरीकेकार होता है, जरा उसको समझिएगा। एक बेसिक आइडिया आप सब लोग ये ध्यान में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, जिनमें तीनों तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, इनमें तीनों तरह के बॉन्ड्स किस तरीके से आते हैं, तो इसको जरा थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा इसमें है, डिटेल है, तो ध्यान से इसको देख लें, ध्यान से इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये डी ऑर्बिटल है किसी एलिमेंट का और उसके ये सब ऑर्बिटल्स हैं। हमने पढ़ा था 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। एक डी एक्स वाई के नाम से होता है, एक डी वाई जेड के नाम से होता है, फिर एक डी जेड एक्स के नाम से था, फिर एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नेम से था और एक जो था वो डी जेड स्क्वायर के नेम से था। तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि भाई हमारे पास ये 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं डी के। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें तीनों तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरह के बॉन्ड्स ये करते हैं या बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जरा उस पर अगर हम बात करें, सपोज करें कि डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह से होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी जेड एक्स में होगा। और उसके आगे के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो एम्प्टी होंगे, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा, डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, यानी इन ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब यहां पे बात क्या आती है कि भाई देखो, वो वाले ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, चाहे वो ये वाला ऑर्बिटल हो या वो ये वाला ऑर्बिटल हो या फिर वो ये वाला ऑर्बिटल हो, जिन ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्बिटल अपने इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअली शेयर करके कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है ना जो म्यूचुअल शेयर से बनता है, और म्यूचुअल शेयर का मतलब क्या है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने लाया और उसको शेयर किया, शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट बॉन्ड है। यही पढ़ते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम। तो इसलिए ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बारे में ये याद रखिएगा कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअली शेयर होते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में इनके जब बॉन्ड्स बनते हैं तो वो बनने वाले बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं।
तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, इसी तरीके से जो आगे के ऑर्बिटल्स हैं इस वक्त dx² y² एंड dz², जिसमें इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ऑर्बिटल्स अपने जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में, डेटिव बॉन्डिंग में। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भाई डेटिव बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग के नतीजे में बनता है। और उस डेटिव बॉन्ड को बनाने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट हो, और दूसरा एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर रखने का स्पेस अवेलेबल हो, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स रखने का स्पेस अवेलेबल हो। तो जहां पे ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए कि एक एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और दूसरा एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर रखने का स्पेस अवेलेबल है, एक के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है और दूसरे के पास स्पेस है, तो जहां पे ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो वहां पर क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जिसके पास स्पेस अवेलेबल होता है वो उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर इनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो वो बनने वाला बॉन्ड डेटिव बॉन्ड कहलाता है। इसमें मैं थोड़ा सा 9th क्लास की विकेबुलरी ऐड करूं तो 9th के लेवल पे पढ़ाया जाता है कि जहां कहीं पे डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, जब ये बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको नाम दिया जाता है लुईस बेस का। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाता है। इसी तरह वो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम यहां पे नाम देते हैं लुईस एसिड का। तो इसलिए जरा वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेसिस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। तो अगर कोई पूछे कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो लुईस बेस है या लुईस एसिड्स हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए ये लुईस एसिड के तौर पे वर्क करते हैं। एनटीएस के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज डैश इन केमिकल रिएक्शन, तो याद रखना दे एक्ट एज लुईस एसिड इन केमिकल रिएक्शन। इस तरह से होता है। मैं इसको रोक के अगर एक पुरानी बात याद दिलाऊं, मैंने जब बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ाए थे, तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ इसी तरह से आया था कि मैंने एक दफा पढ़ाया था कि भाई बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से होता है। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो इसकी ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 होता है, आपको याद होगा FeCl3 कैटलिस्ट था। और उस लेक्चर को पढ़िएगा तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि ये जो FeCl3 कैटलिस्ट होता है ये एज अ लुईस एसिड वर्क करता है, एज अ लुईस एसिड वर्क करता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। ये इलेक्ट्रॉन को लेता है क्लोरीन से, फिर आगे चल के इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं, फिर रिएक्शन वगैरह होते हैं और आखिर में ये रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट भी हो जाती है। तो कुछ इस तरह की कहानी थी। तो देखो तो इसमें आयरन आ रहा है, FeCl3 में आयरन आ रहा है और आयरन एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसलिए FeCl3 इटसेल्फ पूरा का पूरा जो है वो लुईस एसिड है। ये चीज याद रखिएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मली एज अ लुईस एसिड वर्क करते हैं। अब जरा यहाँ पे जो बातें आ रही है ना वो समझो। ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस कहला रहा है। अगर कोई एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है स्पेसिफिकली डी ऑर्बिटल को, तो जब वो लोन पेयर खास तौर पे डी ऑर्बिटल को डोनेट करता है तो फिर इस तरह के जो लुईस बेस होते हैं, इन लुईस बेस के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है लीगेंड्स की। लीगेंड्स पढ़ते हैं बहुत से लोग, लाइगेंड पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ें इट डजंट मैटर, लीगेंड्स कहलाते हैं। लीगेंड का मतलब क्या है? लीगेंड्स ऐसे लुईस बेस को कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन खास तौर पे डी ऑर्बिटल को डोनेट करते हैं, वो लीगेंड कहलाते हैं। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करेगा ये जस्ट लुईस बेस है, लेकिन अगर स्पेशली ये डी ऑर्बिटल को डोनेट करेगा तो उसके लिए लीगेंड का नाम दिया जाता है। तो इसलिए लीगेंड्स याद रखना, लीगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लीगेंड्स आर लुईस बेसिस। ठीक है, ये लुईस बेसिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं डी ऑर्बिटल को, तो इनको लीगेंड कहा जाता है। अच्छा, अब लीगेंड हमारे पास जो है ना वो दो तरह के होते हैं।
कौन से दो तरह के होते हैं, जरा इसको सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक वक्त में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं सारी बातें छोटी छोटी करके। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक वक्त में एक से ज्यादा पेयर डोनेट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो टू और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह के होते हैं। ठीक हो गया। ऐसे वो लिगेंड्स जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं एक वक्त में, तो इस तरह के लिगेंड्स को हम यहां पे नाम देते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स का। ठीक है, मोनो, मैं ऊपर लिख देता हूं, इन लिगेंड्स को हम नाम देते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स का। डेंट कहते हैं दांत को, टूथ, टूथ जो होता है ना हमारा, उसको कहते हैं। तो इसलिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स उन लिगेंड्स को कहते हैं जो एक दांत वाले होते हैं, यानी जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसको मोनोडेंटेड लिगेंड का नाम दिया जाता है। जो दो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो हमारी बुक में उनको नाम दिया हुआ है पॉलीडेंटेड लिगेंड का। मैं यहां पे इसको रोक के एक बात और ऐड कर दूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि भाई देखो, ज्यादातर स्टैंडर्ड की जो बुक्स है उनमें यूं लिखा हुआ है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बाय डेंटेड लिगेंड है, जो थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो ट्राइडेंटेड लिगेंड है, और जो तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो पॉलीडेंटेड लिगेंड है। यानी ज्यादातर बुक्स में लिगेंड्स क्लासिफाई हुए में मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और उससे आगे हो जाए तो पॉलीडेंटेड। हमारे बुक में ये है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जो वन डोनेट करे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर वो मोनोडेंटेड, और जो एक से ज्यादा करे वो पॉलीडेंटेड। अब जितने भी बाइडेंटेड है वो सारे के सारे हमारे बुक में पॉलीडेंटेड है, जितने भी ट्राइडेंटेड है हमारी बुक में पॉलीडेंटेड है, और जो पॉलीडेंटेड है वो तो हमारी बुक में है ही पॉलीडेंटेड। तो इसलिए हमारी बुक में जो है वो मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड करके जो है वो लिगेंड्स को कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये इस तरह से होगा। मैं इसकी एग्जांपल से बात को समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉम्प्लिकेशन ना लगे बहुत ज्यादा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर सकता है, समझें। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है जिसको ये डोनेट करता है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है। जैसे फॉस्फीन मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे वाटर है, अच्छा वाटर के पास होते टू इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं लेकिन ये डोनेट एक करता है, दोनों ये कभी भी डोनेट किसी भी कंडीशन में नहीं करता। तो वाटर वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको मोनोडेंटेड लिगेंड का नाम दिया जाता है। और आप सब लोग इससे फैमिलियर है, चाहे अमोनिया हो या फॉस्फीन हो या वाटर हो, ये सारे के सारे जो होते हैं दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ये इस तरह से होता है। और जो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करें वो पॉलीडेंटेड लिगेंड है। जैसे एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, और एक कंपाउंड का नाम याद रखना, ये जगह जगह मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर आएगा, अपना नॉमेनक्लेचर के अंदर ही आएगा आगे, NH2 CH2 CH2 NH2, इस तरह से। इसमें इस वाले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, इस वाले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है इथाइलिन डाई अमाइन का। ठीक है जी, इथाइलिन डाई अमाइन जो है वो उसको यहाँ पे कहा जाता है। तो अगर हम इथाइलिन डाइअमाइन की यहाँ पे बात करें तो इस इथाइलिन डाइअमाइन में क्या खास चीज है, इसमें खास चीज ये कि इसके पास देखो दो जगहों पर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। एक तो ये लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ये यहां से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और एक जो राइट वाला नाइट्रोजन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ये उसको भी डोनेट कर सकता है। तो ये जो इथाइलिन डाइअमाइन है ये दोनों तरफ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक लेफ्ट साइड से भी और दूसरा राइट साइड से भी। तो जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे टेक्निकली वो कहलाएगा क्या, बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। हमारी बुक के हिसाब से बात करें तो क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है भाई।
तो इसलिए मैं उसको पॉलीडेंटेड लिगेंड ही पढ़ूंगा क्योंकि बुक के हिसाब से चलना है, ये होगा। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा अच्छा सा फेमस सा है, एक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, इसी का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, ये CH2 CH2 N, N के पास लोन पेयर है, F है, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी कुछ हद तक मैच कर रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब जो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऊपर लगे हुए हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, मैं उनकी जगह पे चेंजेस कर रहा हूं। यहां पे लगाया मैंने CH2 COO, इस पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी लगाया मैंने CH2 COO, एसीटेट ग्रुप लगा रहा हूं बेसिकली, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के साथ भी जो 2 हाइड्रोजन थे वो निकाल के CH2 COO ये लगा दिया मैंने, और इसी तरह यहां पर भी CH2 COO ये लगा दिया मैंने, ठीक है जी। ये चीज आपके पास यहां पे बनती है। तो ये जो चीज होती है इसको नाम दिया जाता है, मैं टाइप कर देता हूं, लंबा नाम है इसका, इसको नाम दिया जाता है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EDTA, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये इस कंपाउंड का नाम है जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना हुआ है। अच्छा, अब अगर देखें तो इथाइलिन डाईअमाइन है कितने दांत का, मतलब ये कितने डेंटेड लिगेंड है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जहां जहां पे लोन पेयर मैंने शो किया हुआ है और जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है, ये हर उस जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये उतना डेंटेड लिगेंड बनेगा। तो उसने कहां से डोनेट करेगा, मैं जरा इसके ऊपर टिक लगाता हूं कि भाई यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज है यहां से करेगा, इधर लोन पेयर है इसको भी करेगा, फिर इधर लोन पेयर है नाइट्रोजन के साथ इसको भी करेगा, फिर राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज है यहां से भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है यहां से भी करेगा। तो टोटल 6 प्लेसेस ऐसी हैं जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, चाहे नेगेटिव चार्ज की वजह से वो प्लेस आ रही हो या लोन पेयर की वजह से आ रही हो। तो 6 जगहों से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसलिए टेक्निकली ये क्या कहलाएगा, टेक्निकली ये कहलाएगा हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये भी एनटीएस के पास पेपर में आया हुआ है, डाउ के टेस्ट में एमसीक्यू आया हुआ है, EDTA इज अ डैश लिगेंड, इस तरह से आया हुआ है। तो इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, क्योंकि 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसलिए हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। और अगेन ये कैटेगराइज होगा एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो इसलिए आपके पास जो पॉइंट हमारा चल रहा है वो पॉइंट हमारे पास सिंपल ये चल रहा है कि भाई ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करता होगा उसको लिगेंड का नाम दिया जाएगा, उसको लुईस बेस का नाम दिया जाता है। और अगर वो लोन पेयर खास तौर पे डी ऑर्बिटल को डोनेट कर रहा है तो वो फिर लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड 2 तरह के होते हैं, एक वो जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये चीज याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, 1 पेयर डोनेट कर रहा है, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, जो 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, एक और चीज लिगेंड के हवाले से याद रखिएगा, क्योंकि सारी कहानी अब लिगेंड्स पे है, कि भाई जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसके अलावा जो जितने भी मोनोवैलेंट एनाइंस हैं, ये तमाम के तमाम मोनोवैलेंट एनाइंस जो होते हैं ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। जितने भी मोनोवैलेंट एनाइंस हैं ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। जैसे मोनोडेंटेड एनाइन किसे कहेंगे, एनाइन तो उसको कहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और मोनोवैलेंट एनाइन का मतलब क्या है, मोनोवैलेंट एनाइन का मतलब है जिसपे -1 चार्ज होता है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, आपके पास हैलोजन है, हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हैलोजन्स आर मोनोवैलेंट एनाइंस। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, अगेन इट इज अ मोनोवैलेंट एनाइन। OH ग्रुप है, -1 चार्ज होता है, अगेन इट इज अ मोनोवैलेंट एनाइन। तो जितने भी ऐसे एटम या ग्रुप हैं जिन पे -1 चार्ज होता है तो वो मोनोवैलेंट एनाइंस हैं और वो सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। एनटीएस पेपर में लिगेंड्स के ऊपर कम से कम भी 6 या 5 मुख्तलिफ सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जितना आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, इतने डाटा में से 5 से 6 दफा एमसीक्यू आ चुके हैं। जरा ध्यान रखिएगा, लिगेंड पहचानने का एमसीक्यू आता है,
एनटीएस में आपको लिगेंड्स दे देंगे, फिर पूछेंगे बताओ कौन सा कैसा लिगेंड है, तो भाई आपने पहचानना पड़ेगा कि कौन मोनोडेंटेट है कौन मोनोडेंटेट नहीं है। तो इसलिए याद रखना कि जो 1 पेयर डोनेट करे मोनोडेंटेट है, जो -1 चार्ज करे वो मोनोडेंटेट है। इसी तरह पॉलीडेंटेट में क्या है, जो 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो पॉलीडेंटेट है, या जितने भी हमारे पास यहां पर डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट एनाइंस हैं वो सारे के सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में आएंगे। यानी डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट एनाइंस जितने भी हमारे पास होते हैं ये सारे के सारे जो होंगे वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में आएंगे। इस तरह के जो एनाइंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोवैलेंट एनाइन तो वो हो गए जिन पे -1 चार्ज है, डाईवैलेंट एनाइन वो होंगे जिन पे -2 चार्ज है, ट्राईवैलेंट वो होंगे जिनमें -3 चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फेट -2 चार्ज है, डाईवैलेंट एनाइन। कार्बोनेट -2 चार्ज है, डाईवैलेंट एनाइन। ऑक्सिलेट -2 चार्ज होता है, डाईवैलेंट एनाइन। फॉस्फेट -3 चार्ज होता है, ट्राईवैलेंट एनाइन। तो जितने भी डाईवैलेंट एनाइंस हैं जितने भी ट्राईवैलेंट एनाइंस हैं वो सारे के सारे अगेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए लिगेंड्स के हवाले से ये चीज याद रखिएगा कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और ये होता है। बाकी क्वेश्चन चैट में आया हुआ है कि वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं तो फिर एक डोनेट करता है, क्यों? क्योंकि जब वो एक लोन पेयर डोनेट कर देता है तो उसके बाद ऑक्सीजन जो होती है वो अपनी जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में चले जाती है और उसके बाद मजीद ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो इसलिए जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है तो उसके आगे फिर फर्दर चेंजेस इसके अंदर नहीं आते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो है वो जहां पे जाएगा वहीं तक जाता है। तो इसलिए 1 लोन पे डोनेट करने के बाद जो है मजीद ये डोनेट इसलिए नहीं करता कि फिर उसकी स्टेबिलिटी वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी उसके आगे। तो जस्ट अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हुए ये मैक्सिमम जो डोनेट करता है 1 करता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इसलिए आपको ये डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इस तरह की जो है ना कैरेक्टर ये रखते हैं। तो एक कैरेक्टर भाई थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इनका ये बिहेवियर है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट बिहेवियर ये है, अब छोटे छोटे बिहेवियर्स रह गए, बड़े वाले तो सारे हो गए। नेक्स्ट बिहेवियर ये है कि भाई ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाने का क्या सिलसिला है समझे। अच्छा एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है यहाँ पे, जरा 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं माइक जरा म्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अच्छा जी बच्चों वापस आ जाए, तो चले यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम अगली बात ये कर रहे थे, जस्ट 1-2 कैरेक्टर्स उसमें रह गए उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है और आयनाइजेशन पोटेंशियल है। बस 2-3 बातें हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये यहाँ पे आके कवर अप हो जाएगा। इनफैक्ट ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है जो हम पिछले 3 लेक्चर से कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो बाय डेफिनेशन नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कोई डेफिनेट रेशो नहीं हो, जिसमें कोई डेफिनेट मिक्सिंग रेशो ना हो। ठीक है, नो डेफिनेट मिक्सिंग रेशो ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे वो कंपाउंड जिनमें कोई डेफिनेट मिक्सिंग रेशो ऑफ एलिमेंट ना हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड्स नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि ये उनके स्ट्रक्चर के अंदर एक डिफेक्ट होता है। यानी बुक में ये कोई पॉजिटिव सेंस में डिस्कस नहीं किया हुआ, बुक में इसको लेटिस डिफेक्ट की बात की हुई है। लेटिस डिफेक्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोई मेटल है और इसकी सरफेस है और उसकी सरफेस में सरफेस पे कुछ एटम्स हैं। ठीक है, जैसे एक एटम ये रहा, फिर एक एटम जो है वो यहाँ पे ये रहा, ठीक है,
और फिर इसी तरह से एक एटम जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, सही, और इसी तरह से एक एटम जो है वो यहाँ कहीं पर है। ये सरफेस के कुछ एटम्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, सही हो गया। अच्छा, अब जो चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई है वो ये डिस्कस की हुई है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके एटम्स के दरमियान जो स्पेस होता है वो इररेगुलर होता है। यानी आप चेक करें यहाँ पे एटम्स के दरमियान स्पेस देखें कितना ज्यादा है, ठीक है, और आप चेक करें तो इस जगह पे एटम्स के दरमियान स्पेस देखें कितना कम है। तो एटम्स के दरमियान जो स्पेस होता है ना वो इररेगुलर होता है। तो पहले तो वोकैबुलरी समझ लें, एटम्स के दरमियान ये जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, इस गैप को, इस स्पेस को हम नाम देते थे इंटरस्टिशियल स्पेसेस का। ये स्पेस, ये टर्म याद रखना, इंटरस्टिशियल स्पेस, दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। और यहां पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस इररेगुलर होता है। यानी कहीं पर ये स्पेस जो है वो ज्यादा होता है और कहीं पर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ये कम होता है, यानी कि इररेगुलर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस इररेगुलर इंटरस्टिशियल स्पेस की वजह से होता क्या है, जहां पर एटम्स के दरमियान गैप ज्यादा है, अगर कोई दूसरा एटम आके उनको फिल करे तो ज्यादा तादाद में दूसरे एटम्स आके इसको फिल कर सकते हैं जहां पे गैप ज्यादा है। और जहां पे एटम्स के दरमियान गैप कम है, इंटरस्टिशियल स्पेस कम है, वहां पे कोई दूसरा एटम आगे अगर मिक्स होगा तो बहुत थोड़े से एटम्स आके उन गैप को फिल कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप चेक करें तो मिक्सिंग जो है वो इररेगुलर है, यानी कहीं पर एटम्स के दरमियान जो मिक्सिंग है वो कम हो रही है और कहीं पे एटम्स की जो मिक्सिंग है वो यहां पे ज्यादा हो रही है। तो जो मिक्सिंग ऑफ एटम है वो यहां पे डेफिनेट नहीं है। तो अगर कहीं पर डेफिनेट मिक्सिंग रेशो ना हो, अगर कहीं पे डेफिनेट मिक्सिंग रेशो ना हो तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उसकी वजह उनका इररेगुलर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस इररेगुलर इंटरस्टिशियल स्पेस की वजह से इनका मिक्सिंग रेशो डेफिनेट नहीं होता, कहीं पर मिक्सिंग कम हो रही है, कहीं पे मिक्सिंग ज्यादा हो रही है। तो मिक्सिंग रेशो डेफिनेट ना होने की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बनने वाले कंपाउंड्स नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास इसका एक ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर याद रखिएगा। तो इसलिए ये कैरेक्टर है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि इनका लेटेस्ट डिफेक्ट है, ये और कोई नहीं है, इसका लेटेस्ट डिफेक्ट है कि भाई इनकी सरफेस जो होती है ना इस तरह की होती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी इनमें आती है। अच्छा, इसमें एक छोटी प्रॉपर्टी और है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं और इनके एज अ कैटलिस्ट वर्क करने के कई एक मल्टीपल रीजंस हैं। तो जरा उस पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या रीजन है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मल्टी फंक्शनल होते हैं और ये कैटलिस्ट के तौर पे जब बिहेव करते हैं तो भी कई तरह से करते हैं। कैटलिस्ट के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, वो कैटलिस्ट होता है। रिएक्शन को फास्ट कर दे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन को स्लो कर दे तो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो चेंज कर देता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, उसकी कई एक वजूहत है। वो क्या वजह है, हमेशा याद रखो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स पे और इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो कई एक इसके रीजंस हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जब किसी रिएक्शन में जाते हैं ना तो मुख्तलिफ काम करते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब वो किसी रिएक्शन में जाते हैं तो वो वहां पे रिएक्टेंट्स के साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं, जिसके नतीजे में रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। यानी वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लो एक्टिवेशन एनर्जी के होते हैं और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जैसी लो होती है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहीं पर ये बिल्कुल बिल्कुल ये लुईस एसिड की प्रॉपर्टी की वजह से बिल्कुल ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहे होते हैं।
और कहीं पर जो है बेसिकली इसका ए लेवल्स की बुक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर बात की हुई है कि इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इंटरमीडिएट, और वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इस तरह की बात कैम्ब्रिज की बुक्स में है। तो बहरहाल थोड़ा सा डायरेक्ट हमारे पास बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करके रेट बढ़ाते हैं। और इसी तरह बुक में सेकंड वाला पॉइंट बुक के डिस्कस किया हुआ है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे एक ही वक्त में ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर देते हैं और उसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एनटीएस पेपर में ना इसका बीसीक्यू आया हुआ है। अच्छा मैं तीनों बातें कर लेता हूं, फिर मैं आपको वाली बात बताता हूं जो बुक के अंदर दिया हुआ है। ए लेवल्स की बुक में ये भी दिया हुआ है कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एज अ कैटलिस्ट इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये इंटरमीडिएट्स बनाते हैं लो एक्टिवेशन एनर्जी के। यानी जो पहला पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है वो आपस में लिंक करता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो लो एक्टिवेशन एनर्जी के कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी के पीछे ये तीन रीजंस हैं और तीनों रीजन सही हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन बुक के अंदर जो हमारे टेक्स्ट में डिस्कस किया हुआ है ना, वो हमारे टेक्स्ट बुक में ये सेकंड वाला रीजन डिस्कस किया हुआ है सिर्फ। बाकी ऊपर वाला जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, नीचे वाला जो कैम्ब्रिज की बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में हमारे ये दिया हुआ है। इसलिए एनटीएस वालों ने क्या हरकत की थी, एनटीएस वालों ने इसके ऊपर बीसीक्यू बना दिया था। बीसीक्यू का मतलब पता है ना, बुक चॉइस क्वेश्चन। वैसे बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होता है, लेकिन एनटीएस में बीसीक्यू आ जाए तो बुक चॉइस क्वेश्चन होता है वो, कि बुक में जो है बस वही सही है। समझ में आ रही है? तो इसलिए एनटीएस ने क्वेश्चन बनाया था तो उसमें उन्होंने पूछा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट ड्यू टू, और उसके आगे सारे रीजंस दिए हुए थे, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। अगर वो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दे रहे थे फिर तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक ऑप्शन चूज करना है। तो ऐसे केस में जब सारे आंसर सही हो, आप फिर वही आंसर चूज करते हैं मजबूरन जो टेक्स्ट बुक में होता है। उसके लिए बुक की लाइन आपको पता होनी चाहिए, बुक के अंदर क्या कहानी है। तो बात को कट शॉर्ट करके सिंपल इतना कि सरफेस एरिया वाली बात हमारी टेक्स्ट में डिस्कस की हुई है, तो इसलिए सरफेस एरिया हमारे टेक्स्ट बुक के लिहाज से इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजन है। लेकिन इन एक्चुअल सरफेस एरिया के अलावा भी इसके मुख्तलिफ रीजन हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बहरहाल ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक आखिरी प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे रह गई है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये मीटिंग भी एंड हो रही है आज, पता नहीं क्यों मीटिंग जो है ना उसकी टाइमिंग्स जो है ना वो कुछ, वरना पहले मेरी 1-1 घंटे की क्लास नॉन स्टॉप चल रही थी, जूम ने कुछ फेवर दिया हुआ था, पता नहीं क्या सीन है। तो ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो इसको आफ्टर 1 मिनट रीज्वाइन कर लीजिए ताकि फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है, थोड़ा सा काम रह गया, डिस्कस हो जाएगा तो जनरल करेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो उसको रीज्वाइन करें 1 मिनट के बाद।